लेट्स कंपेयर बोर्ड एग्जाम एंड जी, क्योंकि अभी तक जो हमारी प्रिपरेशन रही है वो यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स की रही है, वहां का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है जेई से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है बोर्ड एग्जाम और जेई एग्जाम में। ये जो है डिल्यूजनल एस्पिरेंट, ये अपने वही पुराने तरीके पे चलता हुआ आ रहा है बोर्ड की तरह, 90% थ्योरी में समय बर्बाद कर रहा है और 10% ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा है। जबकि एक रियल एस्पिरेंट 70% टाइम अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे देगा और 30% टाइम अपना थियरी में देगा। मैंने बोला ना, क्या कहते हैं वो, ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, व्हाट यू से इज करेक्ट। उन्होंने बोला भाई कि आप जो बोल रहे हो एकदम सत्य है, इसमें यूं नहीं है क्या आप बेकार बात कर रहे हो, मन को तो यूं ही काबू में कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा सही बोल रहे हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं जेई 2027 का रोड मैप। आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी 10th to 11th मूविंग है, वो बच्चे जिनका अभी अभी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट आया है। अभी वो सोच रहे हैं कि हमको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो हमको जेई क्रैक करना पड़ेगा, और जेई क्रैक करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, आपके माइंड में क्या क्या बातें पहले से होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर जेई। ये सेशन उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो कि फर्स्ट टाइम रिपीटर्स हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 11th और 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी साइंस बैकग्राउंड से, और फिर उन्होंने अब सोचा है कि अब हम जेई क्रैक करेंगे, एक साल का ड्रॉप लेकर, और इस एक साल में हम प्रिपरेशन करेंगे जेई की। तो वो बच्चे भी इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर होगी, और उनके लिए जो रोड मैप होगा ये एक साल का होगा, वो जेई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए दिस इज फॉर जेई 2027। तो किन बातों का हमको ध्यान रखना है जेई की प्रिपरेशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे, और ये बहुत ही एक गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर ये प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को स्टार्टिंग में ही मिल जाए तो अपने आप वो एक सही रास्ते पे या पथ पे निकल पड़ता है, और जो जेई या मैं बोलूं आईआईटी का दरवाजा है उस पे बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कंपटीशन को समझना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझना है, क्योंकि अभी तक बच्चों आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, अभी तक आपने बोर्ड्स के लिए ही अपनी प्रिपरेशन करी है, आपने एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में अपनी प्रिपरेशन रखी है। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी मैं थोड़ी देर में बोर्ड एग्जाम वर्सेस जेई को भी कंपेयर करूंगा, बट उसके लिए पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझते हैं और फिर उस कंपैरिजन से और क्लैरिटी आपको मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना बेटा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड रहता है। तो यहां पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बच्चे को अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, एंड यस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, हाउ टू अप्लाई दोज कंसेप्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इस पर बेस्ड यूजुअली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो आपको अपने कंसेप्ट्स पे यहां पर वर्क करना पड़ेगा, बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, और बेसिक्स अंडर मतलब रूट कॉज तक अगर आप अपने कंसेप्ट्स के पहुंच गए तो इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस पर हमको वर्क करना है। देन मेमोरी रिटेंशन अगेन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना बेटा, इसका जो सिलेबस होता है ना, इट इज ह्यूज। अगर मैं बात करूं 11th और 12th के पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे चैप्टर्स मिला दें तो अप्रोक्सीमेटली 80 चैप्टर्स हैं। इट कैन बी 2 और 3 मोर और लेस, बट अप्रोक्सीमेटली 80 चैप्टर्स हैं जिनको जेई पूछेगा। तो जो सिलेबस है ना, इट इज नॉट लाइक कि आपने 10th की प्रिपरेशन करी है बोर्ड की तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस था। 12th के बोर्ड दिए तो केवल 12th क्लास आ रही थी, इसमें 11th और 12th दोनों आएगी, और अगर दोनों आएगी तो सिलेबस हमारा लगभग डबल हो गया है, और 10th वाले बच्चों के लिए तो डबल से भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपकी जो मेमोरी पावर है, मेमोरी रिटेंशन है, वो आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। बिना मेमोरी रिटेंशन के, बिना मेमोराइज करे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बच्चों को एक थोड़ी सी गलत फहमी होती है जब वो 10 to 11 मूविंग होता है कि यार मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहा हूं तो यहां पर रटना कम पड़ेगा और कंसेप्ट ज्यादा होंगे। उन कंसेप्ट्स को समझकर उन्हें याद तो करना पड़ेगा ना, तभी तो अप्लाई कर पाओगे। तो मेमोरी रिटेंशन तो होना ही चाहिए। कैसे मेमोराइज कर सकते हैं वो सब आपको ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन बताया जाएगा।
वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमको मेमोरी रिटेंशन पे वर्क करना है, हमको हमारी मेमोरी पावर बढ़ानी है अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्रैक करना है तो। हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट हार्ड वर्क माय डियर फ्रेंड्स। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत भरपूर करनी है। आप ये मान के चलें, हार्ड वर्क यानी हमको रोज लगभग 12 घंटे तो पढ़ाई करनी है ऑन एन एवरेज। कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग दीज 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन आप ये मान के चलें, अगर आप रेडी हैं 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की सोचें। अदरवाइज यू विल बी इन डिल्यूजन कि आप तैयारी कर रहे हैं बट एग्जाम शायद आप क्रैक करें या नहीं करें। एवरेज बच्चा, अच्छा बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा, सबके लिए हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्ड वर्क से मेरा मतलब है आपको दिन के 12 घंटे तो लगभग पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इंक्लूडिंग योर क्लासेस एज वेल एज योर सेल्फ स्टडी। ओके, कैलकुलेशन स्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर मैं प्योरली बात करूं जेई की, तो यहां पर कैलकुलेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपने कंसेप्ट समझ लिया और उसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आप जाएंगे तो वहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन अगर वीक है और वो सोच रहे हैं कि हमको जेई क्रैक करना है, तो अपनी कैलकुलेशन स्किल्स पे वर्क करो, मेक इट फास्ट एंड एक्यूरेट एट द सेम टाइम। आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट भी करनी पड़ेगी और एक्यूरेट भी बनानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिस से बहुत इजीली करी जा सकती है। कुछ पैटर्न्स को समझकर ये चीजें भी आप एक्वायर कर सकते हो, जैसे कि मेमोरी रिटेंशन पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैसे सर हम मेमोराइज करें। भाई किसी भी चीज को मेमोराइज करना है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, फाइंड अ पैटर्न एंड रिवीजन। आप बार बार उस चीज को दोहराओगे और एक पैटर्न क्रिएट कर लोगे तो अपने आप आपको चीजें याद रहने लग जाएगी। अगर आप सोचो कि आपको कोई भी चीज याद है, फ्रॉम एनी डेट ऑफ बर्थ टू एनी फोन नंबर, आपने एक पैटर्न दिमाग में सोच रखा होगा और उसको बहुत बार दोहराया होगा, अपने आप वो चीज याद हो गई होगी। यही 2 फंडामेंटल्स है मेमोरी रिटेंशन के, इन पर अगर आप वर्क करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये 4 पिलर्स हैं जिसपे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करा जा सकता है। तो इन 4 चीजों को अभी से, दिस इज अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, अभी से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो ये सेशन है बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आने वाले हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए, और वो नोट करके अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पर पेस्ट कर लो। हर रात सोने के पहले उन पॉइंट्स को एक बार देखो, वो आपको या तो हैप्पी कर देंगे या वो आपको गिल्ट में ले आएंगे। दोनों ही चीजें हमारे लिए बढ़िया है। अगर हम गिल्ट में आ रहे हैं और रोज गिल्ट में आ रहे हैं तो हम उस पर वर्क करेंगे कि हम गिल्ट में ना आए, तो हमारे लिए वो एक अच्छे डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और अगर हम हैप्पी हैं तो हम इस हैप्पीनेस को कंटिन्यू रखने के लिए कोशिश करेंगे कि हम गिल्ट में नहीं जाएं। तो इसलिए आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और कुछ पॉइंट्स जो मैं आगे बताने वाला हूं उनको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ लेट्स कंपेयर बोर्ड एग्जाम एंड जी, क्योंकि अभी तक जो हमारी प्रिपरेशन रही है वो यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स की रही है, वहां का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है जेई से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है बोर्ड एग्जाम और जेई एग्जाम में। बेटा जो बोर्ड एग्जाम थे ना, यहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच थी, जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी को रटा, मगअप करा और आपने डेफिनेशंस लिखी, आपने पैराग्राफ्स लिखे, आपने न्यूमेरिकल्स भी करे, बट वो बहुत कम थे कंपैरेटिव टू थियरी। तो ये जो पेपर होता है थियोरिटिकल ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल कम रहता है। 70-80% थियोरिटिकल रहेगा, 20-30% न्यूमेरिकल रहेगा। यस, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम जो होते हैं यहां पे रिपीटेटिव पैटर्न होता है माय डियर। रिपीटेटिव पैटर्न का मतलब ये पिछले 10 साल के अगर पेपर सॉल्व कर लो और उनको देख लो तो वैसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखे हुए क्वेश्चंस ही वापस आ जाते हैं, तो वो बहुत ईजी होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि आप पहले उनको घर पे कर चुके होते हो। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है बोर्ड का। आपको जो पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर, जो नोट्स बनवाए जाएंगे, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए होंगे टीचर ने, वैसे आपके एग्जाम में भी आ गए होंगे। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम थियोरी आ गई, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं, नो डाउट इन इट। यह है बोर्ड एग्जाम की सच्चाई। अब हम बात करते हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने समझा था उसका एक सबसेट बोल लो, जेई। ओके, जेई के अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच रहती है। भाई यहां पर तो थ्योरी आएगी नहीं, जो भी जेई का पेपर आएगा उसके अंदर मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू 95
भी मैं शायद कम ही बोल रहा हूं, 99% न्यूमेरिकल्स ही होंगे, 1% गलती से थियरी आ जाए तो आ जाए। न्यूमेरिकल अप्रोच यानी कि आपको पहले थियरी पढ़नी है, लेकिन वो थियरी आपको जेई क्रैक नहीं कराएगी। उस थियरी की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थियरी तो एक बस जरिया है फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी थियरी पढ़ के। बच्चे क्या गलती करते हैं, थियरी पढ़ने में अपना सबसे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बार बार थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी रिपीट कर रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो नोट्स बनाए उन्होंने, बार बार उसको मगअप कर रहे हैं बोर्ड्स की तरह। वो यहां पर नहीं चलेगा। आपने एक बार थियरी पढ़ ली, now you have to spend most of your time on the application part of the theory, on numerical solving। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग की करनी है। मैं सिंपली बता दूं, जेई प्रिपरेशन के लिए मानो अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो जैसा कि मैंने बताया, तो 6 आवर्स माय डियर, 6 आवर्स आपके होने चाहिए थियरी के, इंक्लूडिंग क्लासेस। जो आपकी रेगुलर कोचिंग क्लास हो रही है उसको इंक्लूड करते हुए, दिस इज इंक्लूडिंग क्लासेस। इंक्लूडिंग क्लासेस 5 घंटे की लगभग एक एवरेज क्लास होती है आपकी। वो 5 घंटे आपने, जो आपके फैकल्टीज है उन्होंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, उस थ्योरी पर बेस्ड आपको घर पे जाकर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा उस पूरे को रिवाइज करने में, अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स। तो 6 आवर्स आपने उसको दे दिए। आपको जो पढ़ाया गया वो थ्योरी थी, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, उसको रिवाइज करने में, दैट्स इट। रिमेनिंग 6 आवर्स यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। Go for numericals। ये होना चाहिए वही पैटर्न आपकी पढ़ाई का, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल से बात बनेगी भाई, थियरी से बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो? थियरी आनी जरूरी है, लेकिन आपको पूरा का पूरा अपना फोकस थियरी से हटाकर न्यूमेरिकल्स की तरफ ले जाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम और जे एग्जाम मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यू हैव टू चेंज द पैटर्न, द वे यू स्टडी। यू हैव टू चेंज द वे यू स्टडी। अभी तक जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे काम नहीं चलेगा भाई। अब आपको बदलनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई करने का तरीका। तो न्यूमेरिकल 6 घंटे करने, 6 घंटे थियरी करनी है, जिसके अंदर आपकी क्लास भी मैंने इंक्लूड कर दी है। फुल ऑफ सरप्राइजेस, जे विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, नो डाउट इन इट। कहां से क्वेश्चन आ रहा है आपको भनक भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस करी है वो हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इट विल बी इन द बाउंड्रीज ऑफ योर सिलेबस। तो जेई का एक फिक्स सिलेबस है, उसी की बाउंड्रीज में रहते हुए क्वेश्चन फ्रेम होगा, बट दैट क्वेश्चन कैन बी न्यू टू यू, दैट क्वेश्चन कैन बी न्यू टू यू। इस बात का ध्यान रखें। इमेंस प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने बोल ही दिया 12 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस। इतनी प्रैक्टिस लगेगी तब जाके जेई क्रैक होगा। बोर्ड क्रैक करने के लिए आपको पता है आखिरी के 1-1.5 महीने भी पढ़े तो बोर्ड के अंदर आप इजीली 85% अबव ला सकते हो, लेकिन जेई में ऐसा नहीं होगा कि आखिरी के 1-2 महीने पढ़कर आप जेई क्रैक कर लो। इट इज इम्पॉसिबल। इमेंस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। रोज 12 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके जेई क्रैक होगा, है ना। और प्रैक्टिस कौन सी? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। थियरी तो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है, उसको बस आपको रिवाइज करना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। एक बार समझ लिया, टाइम टू टाइम बेसिस पर रिवीजन कर लिया, तो वो थ्योरी आपको याद रहेगी, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप वो थ्योरी याद होती चली जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? गुड, ग्रेट। लेट्स मूव अहेड। 10th बोर्ड का ऑब्सेशन एक बहुत गंदा होता है बच्चों को। क्या ऑब्सेशन रहता है? ये ऑब्सेशन थोड़ा सा पेरेंट्स को भी होता है और बच्चों को भी होता है, इसी को हमको किल करना है। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद योर 10th बोर्ड रिजल्ट, है ना। जिनका खराब आया है उनको भी ये छोड़ देना कि यार मेरे तो 10th में इतने कम परसेंटेज आए, मैं कैसे जेई के बारे में सोच सकता हूं, मैं कैसे आईआईटी के बारे में सोच सकता हूं। बिल्कुल सोच सकते हो। मेरे इतने साल के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं, जिनके 10th में बहुत खराब मार्क्स हैं वो भी बढ़िया से बढ़िया आईआईटी में पहुंचे, और जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो शायद किसी अभी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो 10th मार्क्स का आपके जेई से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो डोंट बी ऑब्सेस्ड। इफ दे आर गुड it is good, if they are bad then also it is good. It should not affect us, it should not affect us, that is the reality. reality check देता हूं मैं आपको। एक सिंपल सी बात बताता हूं, दोनों बच्चों को मैं केटर करूंगा यहां पर। वो बच्चे जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब उनको क्या लगता है कि भाई मेरे 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं सर, आई हैव स्कोर्ड अबव 90%। कुछ बच्चे होते हैं सर आई हैव स्कोर्ड अबव 95%, और जैसे ही पहला टेस्ट
देते हैं जेई प्रिपरेशन का, उनके मार्क्स शायद 30%, शायद 20%, शायद 10% आते हैं और वो एकदम शॉक में चले जाते हैं कि सर क्या हुआ। और पेरेंट्स भी बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि सर इसके 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसके तो अबव 90% थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, एकदम से इसके मार्क्स इतने कम कैसे आने लग गए। 100% ऐसा शॉक लग सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर साल बहुत बच्चों को लगता है और ये शॉक आपको भी लग सकता है। बी प्रिपेयर फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप तैयार रहिए, क्योंकि पहले जो पढ़ाई थी वो कंप्लीटली अलग है, अब जो पढ़ाई होने वाली है। 10th तक की पढ़ाई मैंने आपको बताया वो बोर्ड लेवल की पढ़ाई थी, उसमें मार्क्स लाना कितना सिंपल था क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न था। यहां पर आपको कंसेप्ट फोकस स्टडी करनी है और उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल्स की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप बोर्ड वाले तरीके से ही पढ़ाई करते रहे तो यहां पर ये शॉक लगना डेफिनेट है। लेकिन इस शॉक को ओवरकम करा जा सकता है, अपने मार्क्स को एक स्टडी रेट पे बढ़ाया जा सकता है और इंप्रूवमेंट शो करते हुए हम वापस वो अचीव कर सकते हैं जो हमने 10th में अचीव करा था। बट इनिशियली ये शॉक लगना ये स्वाभाविक है, ये लग सकता है और रियलिटी यही है कि पेपर कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट बनता है और उसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं, तो परेशान मत होइए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देना चाहता हूं। 1,99,944 students scored above 90% in class 10th this year. This is the reality. 90% above मार्क्स लाना बोर्ड के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये ऑब्सेशन हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना हमारे लिए बेटर है। 2 लाख है लगभग ये संख्या, 2 लाख बच्चों के 10वीं में 90% के ऊपर मार्क्स आए इंडिया में और 95% अबव भी 45,516 स्टूडेंट्स, मींस ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मेरे को ये पता चला कि भाई 10th के बाद जब बच्चा स्ट्रीम चूज करता है तो अराउंड 42% स्टूडेंट्स चूज साइंस, है ना, और 40% करीब जो बच्चे थे 41 या 42 कुछ ऐसा ही था, वो थे आर्ट्स के, और कुछ 16-17% लगभग, सारे नंबर अप्रोक्सीमेट है, वो कॉमर्स चूज करते हैं। मैं तो इक्वल डिवीजन मान लेता हूं, 4 जो मेन चीजें इंडिया में चल रही है उनमें आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीबी, पीसीएम, बायोलॉजी स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट, 4 में अपन तो इक्वल डिवीजन मान लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000 स्टूडेंट्स जो आपके साथ कंपीट करेंगे, उनका अब 90% है। सीट्स इन आईआईटी की अगर मैं बात करूं और अच्छी आईआईटी की बात करूं, ऐसे तो बहुत सारी सीट्स है, अराउंड इस साल ही 35,000 सीट्स या रैंक तक जेई एडवांस ने रिजल्ट दिया है। अगेन दीज नंबर्स आर अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बोल रहा हूं मैं। तो अगर अच्छी आईआईटी की बात करें तो आपकी जो रैंक है ना वो 5,000 6,000 के तो अंदर होनी चाहिए, और 90% अबव वाली 50,000 बच्चे, अगर अपन एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो इन मार्क्स से हमको कोई ऑब्सेशन नहीं रखना कि हमारे 10th में का क्या रिजल्ट रहा था। और जिन बच्चों के इससे कम मार्क्स हैं वो ये ना सोचे कि अरे इतने मार्क्स जो 10th में लिया है वो पहले से ही हमसे आगे है, ऐसा नहीं है। गेम पूरा चेंज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड स्टडी और न्यूमेरिकल अप्रोच की जो स्टडी होती है वो एक अलग होती है थ्योरेटिकल स्टडी से, जो हम क्लास 10 तक करते हुए आए हैं। क्लास 10 के आखिरी के 1-1.5-2 महीने भी पढ़कर बच्चा बढ़िया मार्क्स ले आता है, यहां पर कंसिस्टेंसी चाहिए रहेगी पूरे 2 साल की, पूरे 2 साल की, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो एक बच्चा जिसके शायद 70% क्लास 10th में आए लेकिन वो 2 साल कंसिस्टेंट रहता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब मन लगा के प्रैक्टिस करता है, रोज के अपने 12 घंटे देता है, तो वो टॉप रैंकर्स में आ सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और वो बच्चा जिसके अबव 95% है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो इन मार्क्स की वजह से ऑब्सेस्ड हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचता है यार 10th में भी तो फोड़ दिया था, जेई भी फोड़ देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है, रोज के 12 घंटे ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा, आफ्टर 6 मंथ्स ओनली उसको पता चल जाएगा कि वो कहां पर स्टैंड कर रहा है और बाकियों से कितना पीछे हो गया। इसलिए ये फैक्ट चेक आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इससे मेरे को किसी को भी डिमोटिवेट करने का पर्पस नहीं है, इट इज जस्ट फॉर कि आपको 10th के बोर्ड से कोई मतलब नहीं है भाई, जीरो ऑब्सेशन विद इट, कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का जो रास्ता है उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, 12 घंटे रोज पढ़ाई, न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस, थ्योरी पे पूरा ध्यान, लेकिन बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिकल से सब कुछ होएगा। थ्योरी अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट बेस पढ़ो, अच्छे से उसको रिवाइज करो और फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। नाउ मेरे इस करियर में मैंने हमेशा और हर साल 2 टाइप के एस्पिरेंट्स को देखा है, रियल एस्पिरेंट्स, डिल्यूजनल एस्पिरेंट्स, और दोनों के जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको मैंने स्टडी करा है
और वो पॉइंट्स मैं यहां पे लेकर आया हूं कि एक डिल्यूजनल एस्पिरेंट जो सोचता है कि वो एक एस्पिरेंट है, बट रियलिटी में वो एस्पिरेंट होता ही नहीं है, और एक रियल एस्पिरेंट में क्या डिफरेंस है, उनके ट्रेड्स में, उनकी पढ़ाई में, उनके स्केड्यूल में, वो सब अब हम यहां पर देखने वाले हैं। और ये वो पॉइंट है जिसको मैंने कहा था आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस, ये आपको नोट करके अपनी टेबल के सामने लगा लेने हैं, अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, और रोज रात को इन पॉइंट्स पे एक बार नजर डालो और अपने पूरे दिन के स्केड्यूल को देखकर खुद से सोचो, क्या तुम इस कैटेगरी में लाया कर रहे हो या इस कैटेगरी में। दिस कैटेगरी इज नॉट फॉर यू माय डियर, दिस इज फॉर यू। हमको इस कैटेगरी में लाया करना है। अगर हमारे पूरे दिन के स्केड्यूल में कुछ भी इधर वाली कैटेगरी की चीजें हुई है, तो कोशिश करें कि अगले दिन वो नहीं हो, ताकि हम इधर फॉल करें। और अगर हम इधर फॉल कर रहे हैं तो हमको इधर ही रहना है। हम ये कोशिश करें कि गलती से भी हम इधर शिफ्ट ना हो जाए। नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स? हैव अ लुक। डिल्यूजनल एस्पिरेंट प्रोक्रेस्टिनेट्स। अभी बहुत टाइम है, सुबह 7 बजे उठे, चल आधा घंटा और सो लेता हूं, 7:30 से पढ़ाई कर लेंगे। 7:30 उठे, अरे यार आधा घंटा और सो लेता हूं, अभी तो टाइम है ना, 8 बजे से पढ़ाई करेंगे। आज होमवर्क दिया, अरे यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अभी तो आज थोड़ा थका रहा हूं यार, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे। ये कहता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ये इसका माइंडसेट है। ये हमेशा ये सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 साल है, अभी तो 2 साल है। 2 years इज नथिंग, इट विल गो इन अ ब्लिंक ऑफ आई, आई एम टेलिंग यू। आंख झपकोगे नहीं और 2 साल गायब हो चुके होंगे आपकी लाइफ से, इस बात को समझ लेना। अभी बहुत टाइम नहीं है, अभी बस 2 साल बचे हैं। दिमाग में क्या होना चाहिए? बस 2 ही साल है भाई, बस 2 ही साल है। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली चीज को देखना है। रियल एस्पिरेंट सेज नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। अभी का काम अभी ही होगा और ऐसे ही होगा, समझ गए? अभी बहुत टाइम नहीं है, अभी बस 2 साल बचे हैं, बस ये होना चाहिए माइंड में। डिल्यूजनल एस्पिरेंट, दे डोंट हैव अ फिक्स टाइम टेबल। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जब जो मन पड़ा वो करने लग जाते हैं। अभी इच्छा हो रही है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पढ़ ली। थोड़ी देर बाद इच्छा हो यार केमिस्ट्री से तो बोर हो रहे हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ ली। थोड़ी देर बाद बोर हुआ, चल मैथ्स में मन नहीं लग रहा, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जब रैंडमली मूव करोगे ना, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना फाइनली, दैट विल बी शून्य, इट विल बी 0। तो आपको फिक्स्ड शेड्यूल रखना है। एक रियल एस्पिरेंट का एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है फ्रॉम डे ओ। डे ओ मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बट ठीक है, अगर आप लोगों की पढ़ाई चालू हो गई है, आपकी प्रिपरेशन चालू हो गई है, आप इस पथ पे निकल चुके हैं जेई के, कोई बात नहीं, आज है आपका डे 0, आप ये मान लीजिए। और आज ही एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लीजिए, और उस फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से ही हमको हमारे रोज की दिनचर्या रखनी है, वैसे ही रखनी है जैसा उसमें लिखा हुआ है। मन लगे या ना लगे, हमको जो शेड्यूल में लिखा हुआ है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हम वो ही करेंगे पूरे 2 साल। ये रियल एस्पिरेंट होता है। देन इर्रेगुलर इन होमवर्क, ये भाई ये सब समअप हो रहा है। अगर आप देखो तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, एक फिक्स टाइम टेबल नहीं रखोगे, तो अपने आप होमवर्क में इर्रेगुलर हो जाओगे, क्योंकि आप टालते रहोगे चीजों को। आपके पास कोई रैंडम प्लान है जो कहीं भी ले जा रहा है आपको, तो आपका होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और एक रियल एस्पिरेंट का टाइमली होमवर्क कंप्लीशन होता है। स्कूल में आप होमवर्क करते थे, वो होमवर्क ऐसा मिलता था कि आपने एक बुक खोली और कुछ क्वेश्चन है वो बुक में आपने अंडरलाइन कर दिए हैं टीचर ने, वही जाके एक बार आपको नोट करना है और आपको दे देना है होमवर्क। वहां भी बहुत बच्चे मक्कारी करते हैं और वहां भी टाइमली होमवर्क नहीं करते, ये सोच के कि अरे अभी दिया है कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद मांगेगी मैम तो या सर तो 2-4 दिन बाद कर लेंगे। यही तरीका बदलना है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग दैट यू हैव डेवलप्ड, यही बदलना है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपसे कोई होमवर्क नहीं मांगने वाला, रियलिटी कोई होमवर्क नहीं मांगने वाला। आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। आपको जो होमवर्क दिया जाए वो न्यूमेरिकल्स होंगे मैक्सिमम टाइम, न्यूमेरिकल्स को टाइमली सॉल्व करना है, और अगले दिन जो भी डाउट्स आए वो अपने टीचर से डिस्कस करना है, डिस्कशन में ये टाइमली आपको करना है। बिकॉज कोई भी आपसे नहीं मांगेगा होमवर्क आपने करा या नहीं करा, कोई पूछेगा नहीं। और अगर आपने नहीं करा तो कोई मांगने वाला भी नहीं है। आप सोचो कि 4 दिन बाद कर लूंगा, वक्त निकलता जाएगा और एक शानदार सी चीज क्रिएट हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, वो अभी आगे पॉइंट्स में आएगी, जो बहुत ही कॉमन है among all the aspirants, उसको कहते हैं बैकलॉग।
वो क्रिएट हो जाएगा। जो समेटे नहीं समेटेगा उसका कोई तरीका नहीं है। तो होमवर्क डेली करना है, टाइमली कंप्लीट करना है, रेगुलर रहना है। या आप डे 1 से मान लीजिए, अगर आप ये नहीं करोगे आप इधर आ जाओगे डिल्यूजनल एस्पिरेंट में। रोज रात को देखना होमवर्क टाइमली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सोना नहीं है, सोना नहीं है, बिना होमवर्क करे सोना नहीं है। माइंड इट। अनड्यूली क्यूरियस होते हैं डिल्यूजनल एस्पिरेंट। मैंने आपको यह बताया कि जेई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उसके बाद मैंने एक लाइन और जोड़ी, इन दी बाउंड्री ऑफ द सिलेबस ऑफ जेई। कुछ बच्चे अनड्यूली क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर अलग ही क्यूरियोसिटी होती है कि मैं ये भी जान लूं, मैं वो भी जान लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लेता हूं, वो किताब भी कर लेता हूं, ये किताब भी कर लेता हूं, और कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेता हूं। नहीं करना है। हमारा एक दायरा है, हमारा एक सिलेबस। वी आर नॉट साइंटिस्ट राइट नाउ, वी आर जस्ट इन आर 11th क्लास। तो हमारे को सिलेबस के अंदर रहते हुए चीजों को समझना है, और फिर जब हम जैसे जैसे अपर क्लास में जाते जाएंगे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। नॉलेज इज समथिंग दैट यू विल गोइंग टू एक्वायर थ्रू आउट योर लाइफ। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि पूरी की पूरी नॉलेज मैं अभी एक्वायर कर लूं। यू हैव टू बी एप्ट क्यूरियस। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एप्ट होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत है। मैं नहीं कह रहा कि किल योर क्यूरियोसिटी, आप मार लो अपनी क्यूरियोसिटी को, नहीं। लेकिन जो हमारे सिलेबस का दायरा है उसमें रहते हुए अगर आप क्यूरियस है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अच्छे डाउट्स पूछ रहे हैं इन दैट सिलेबस ऑफ जी, इट विल बी वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप इधर उधर रैंडमली भाग रहे, आपको नुकसान वो देगा ही देगा, वो आपको नुकसान देगा ही देगा। ठीक है, अगेन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जो है डिल्यूजनल एस्पिरेंट, ये अपने वही पुराने तरीके पे चलता हुआ आ रहा है बोर्ड की तरह। 90% थ्योरी में समय बर्बाद कर रहा है और 10% ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा है। जबकि एक रियल एस्पिरेंट 70% टाइम अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे देगा और 30% टाइम अपना थियरी में देगा। मैंने बोला ना, वो क्लास के इंक्लूडिंग मैंने बताए थे 6 घंटे और 6 घंटे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने आप वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। 70% आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, 30% आपको थियरी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? वी हैव सम मोर पॉइंट्स, लेट्स हैव अ लुक। डिल्यूजनल एस्पिरेंट, भाई इनको टेस्ट से डर लगता है। आपके रेगुलर बेसिस पे जब टेस्ट होंगे तो ये बहुत सारे टेस्ट मिस कर जाते हैं, या फिर इनका तरीका वही है बोर्ड वाला ही कि टेस्ट आएगा 4 दिन पहले मैं पढ़ूंगा और टेस्ट फोड़ दूंगा। वो 4 दिन जब वो पढ़ने लगता है ना, तो वो 4 दिन वो टेस्ट के लिए इतना ज्यादा पढ़ने लग जाता है कि वो अपनी रेगुलर क्लासेस मिस कर देता है, क्योंकि टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, मैंने पूरे टाइम तो पढ़ाई नहीं करी, अब आखिरी के 4 दिन पढ़ना है, तो समय तो 24 घंटे ही है, तो फिर वो अपनी क्लासेस मिस करेगा, और जब क्लासेस मिस करेगा तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं अभी आएगा वो पॉइंट भी। लास्ट मोमेंट टेस्ट के लिए प्रैक्टिस और टेस्ट से डर, ये डिल्यूजनल एस्पिरेंट की क्वालिटी है। वो टेस्ट नहीं देगा, उसको हमेशा लगेगा आई एम लैकिंग समवेयर, मेरी जो तैयारी है वो अधूरी है। हमेशा तैयारी अधूरी रहती है। जिस दिन एक टॉपर भी जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहा होता है एग्जाम हॉल में, तब भी उसको यह फीलिंग होती है कि शायद अगर 10 दिन और मिल जाते तो मेरी तैयारी और बेटर हो जाती, मेरी तैयारी अभी अधूरी है। वो हमेशा लगेगा, उसको दिमाग से निकालो। टेस्ट है मतलब टेस्ट देना है। अरे टेस्ट से क्या सीखना है? एक रियल एस्पिरेंट रेगुलर टेस्ट करता है खुद को और एनालाइज करता है। टेस्ट इसलिए नहीं है कि आप दुनिया को दिखा पाओ कि मेरे ये मार्क्स आए या ये आए, ये सब इंटरनल टेस्ट है, आपके कोचिंग के टेस्ट है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है इससे, वो आखिरी रिजल्ट देखेगी। आपको इस टेस्ट से ना आपको दूसरे के मार्क्स देखने ना कुछ देखना है, बस एनालाइज करो खुद की मिस्टेक्स और वीकनेस को। कहां गलती कर रहे हो उस पर वर्क करो, कहां आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रांग करो। मानो केमिस्ट्री वीक चल रही है, केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उसकी और प्रैक्टिस करो, उसको अपना स्ट्रांग सब्जेक्ट बना दो। जो वीकनेस है उसको अपना स्ट्रांग सब्जेक्ट बना दो। ये आपको करना है। रेगुलर टेस्ट देने, कभी टेस्ट से नहीं डरना है। टेस्ट है मतलब देना है। टेस्ट देने के बाद क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना है कि आपकी गलतियां कहां हैं, आपकी वीकनेस क्या है, और उन पे फिर वर्क करना है। जो डिल्यूजनल एस्पिरेंट है वो टेस्ट मिस कर देगा ये सोच के कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है या पता नहीं बेकार नंबर आएंगे, उससे क्या हो जाएगा। या फिर लास्ट मोमेंट टेस्ट प्रिपरेशन करेगा, जो कि रियल एस्पिरेंट कभी नहीं करेगा। वो रेगुलर है, रेगुलर 12 घंटे पढ़ रहा है, तो जब टेस्ट होगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि आखिरी के 2 दिन में पढ़ लूं। और मैं रियलिटी बताऊं, मैंने क्या बताया, अराउंड 80 चैप्टर्स इन जेईई। अगर आपका जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर होगा या जेईई मेन पेपर होगा, क्या आप आखिरी के 2-3 दिन में 80 चैप्टर को रिवाइज कर लोगे क्या? जरा सोचो। या आखिरी के 15 दिन में भी 80 चैप्टर को रिवाइज कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो लास्ट मोमेंट टेस्ट प्रिपरेशन यहां वर्क नहीं करेगी। बोर्ड्स में वर्क करती थी, वहां वर्क करती थी, आखिरी के 1-1.5 महीने में खींच दिया पूरा सिलेबस, रटना ही तो है। यहां पर वैसा नहीं हो सकता।
है ना, और सिलेबस भी बहुत बढ़ गया है, वहां पर केवल क्लास 10 थी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। डजंट हैव लॉन्ग सिटिंग हैबिट, ये भी एक डिल्यूजनल एस्पिरेंट की दिक्कत है, क्योंकि अभी तक जो हमारी पढ़ाई करने का तरीका है वो अलग था, क्योंकि हम थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पढ़ रहे थे, हम कभी लेट कर पढ़ रहे थे तो कभी बैठ कर पढ़ रहे थे, तो बैठने की हैबिट ही नहीं बनी, लॉन्ग आवर्स तो कभी नहीं बनी। आपको ये हैबिट डेवलप करनी है। एक रियल एस्पिरेंट 3 से 4 घंटे एक सिंगल स्ट्रेच में बैठ जाता है, क्योंकि जब आपका जे एडवांस का पेपर होगा तो एक सिंगल डे में 2 पेपर कंडक्ट होंगे 3 आवर्स ईच के, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि 3 घंटे तो इन अ सिंगल स्ट्रेच आप बैठें, और जब 3 घंटे सिंगल स्ट्रेच में बैठें तब आपका दिमाग पूरा फोकस्ड रहे। तो वो हमको इन 2 साल में डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम जेई के पेपर में कैसे 3 घंटे बैठेंगे, और मन विचलित रहेगा, उसको तो लगेगा उठूं, अब उठूं, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। तो ये आपको डेवलप करना, मैं नहीं कह रहा एक सिंगल डे में डेवलप हो जाएगी आदत, रियल एस्पिरेंट की एक सिंगल डे में आदत डेवलप नहीं हुई है भाई, ये इन 2 साल की जर्नी में उसने धीरे धीरे डेवलप करी है। तो आपको इधर नहीं फॉल करना है, इधर आना है, तो क्या करें, आप रोज मिनिमम जब एक बार बैठे पढ़ने तो 3 घंटे के बाद ही उठेंगे। चाहे आपसे पढ़ाई नहीं हो रही कोई बात नहीं, बैठे रहो, उठना नहीं है। जब ऐसा करोगे थोड़े दिन बाद अपने आप हैबिट बन जाएगी कि 3 घंटे एक स्ट्रेच में बैठा जा रहा है, 3 से 4 घंटे एक स्ट्रेच में। वैसे भी 3 घंटे क्या, 1 घंटा फिजिक्स करा, 1 घंटा केमिस्ट्री करा, 1 घंटा मैथ्स करा, हो गए 3 घंटे, और 1-1 घंटे तो आप हर सब्जेक्ट को दे ही सकते हो। यस और नो? तो आराम से इन अ सिंगल स्ट्रेच यू कैन सिट फॉर 3 आवर्स। डिल्यूजनल बच्चे जो होते हैं इनको हर 1 घंटे में लगता है यार थोड़ा घुमाऊं, थोड़ा मम्मी को दिखाऊं, थोड़ा भैया से बात कराऊं, चल थोड़ा कुछ खा लेता हूं, अरे कुछ नहीं तो पानी पीने के लिए उठ जाता हूं। नहीं, पानी पीना, एक बॉटल लेकर आप टेबल पर बैठे, 3 घंटे आपको बैठना है, आपको उठना नहीं है। ये आज से हैबिट बना लोगे डे 0 से, आई एम टेलिंग यू, you will feel wonderful change in your marks and in your preparation. I am telling you, you will be amazed. इसलिए कह रहा हूं इन पॉइंट्स को नोट करके अपनी टेबल पे लगा लो, फॉलो करो, इधर लाए करना है, इधर फॉल नहीं करना है। दे फेवरेटाइज अ सब्जेक्ट, डिल्यूजनल एस्पिरेंट के साथ दिक्कत है भाई, है ना, फेवरेटिज्म होता है। मुझे तो मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, और यूजुअली बच्चों के साथ ऐसा होता भी है कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगने लगती है, तो भाई 3-3 घंटे मैथ्स ही कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं छोड़ दी है पीछे। ये मान लो मैथ और फिजिक्स में बहुत मजा आ रहा है, केमिस्ट्री छोड़ दी है भाई कहीं पीछे। वो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको आईआईटीएन बनने से रोक देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई सब्जेक्ट के साथ लगाव नहीं होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए इक्वल है। एक रियल एस्पिरेंट की है, इक्वल प्रायोरिटी देता है वो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। उल्टा जो ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा मोहब्बत दो भाई, तभी तो वो तुम्हें अपना बनाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। इनकंसिस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, इनकंसिस्टेंट है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कुछ फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, और कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं है। कभी 2 घंटे पढ़ लिए तो कभी 15 घंटे पढ़ लिए, फिर कहेंगे सर हम तो 15 घंटे पढ़ते हैं बट हमारे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। रोज 12 घंटे मीन्स रोज 12 घंटे। ये लास्ट मोमेंट टेस्ट प्रिपरेशन क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर इनकंसिस्टेंट, बिकॉज यू आर इनकंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट होते तो लास्ट मोमेंट टेस्ट प्रिपरेशन की बात ही नहीं आती, क्योंकि आप तो रोज 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो कभी भी टेस्ट ले लो, हमारी तो तैयारी हमेशा ही है, क्योंकि हम तो रोज ही पढ़ते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर रियल एस्पिरेंट आप हैं तो। लेट्स हैव अ लुक ऑन मोर पॉइंट्स। ये सब मैंने अपनी एक्सपीरियंस से इन पॉइंट्स को समअप करा है। हर साल हम कई डिल्यूजनल एस्पिरेंट देखते हैं और कई सारे रियल एस्पिरेंट देखते हैं, और जब दोनों को हम खुद एनालाइज करते हैं एज अ फैकल्टी कि कहां प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम्स दिखती है एक रियल एस्पिरेंट और एक डिल्यूजनल एस्पिरेंट में, जो डिफरेंस दिखते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मिसगाइडेंस। खूब मिसगाइडेंस आजकल मिल रही है, यूट्यूब, पीयर ग्रुप, रिलेटिव्स, बहुत जगह से खूब मिसगाइडेंस आपको मिलेगी। अरे यार तू ये बुक कर रहा है क्या? आईआईटी के लिए तो ये बुक करी जाती है, ये किसने बता दी तुझे ये बुक करते हैं? ये बुक तो बेकार बुक है, इस बुक से पढ़ाई कर। जो बड़े बड़े टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो तो इसी बुक को फॉलो करते हैं। अरे 12 घंटे तो हमें पढ़ना होता है, किसने कह दिया तुझे? तू तो टॉपर को जाकर देख यूट्यूब पर, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 10, देखो ऑल इंडिया रैंक 1 क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं वो तो 6 घंटे ही पढ़ते थे यार, तुझे किसने कह दिया 12 घंटे पढ़ना है? मिस गाइडेंस। और वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे यूट्यूब पर, अरे हाँ यार फर्स्ट रैंकर, 5th रैंकर, 10th रैंकर, टॉपर्स कह रहे हैं कि हम तो 6 घंटे ही पढ़ते थे। मैं नहीं कह रहा सब कहते हैं, कुछ कहते हैं, आप देख लो यूट्यूब पे, जबकि रियलिटी में उन्होंने दिए 12 घंटे, बट ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। या हो सकता है यार उनका कैलिबर ऐसा हो कि वो शायद 5 घंटे में वो कर लेते हो कारनामा जो तुम्हें 12 घंटे लग जाए। तो हमको तो हमारी तरफ से पूरा देना है ना, फुल, जितना हमारी कैपेबिलिटी है सब देना है। इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। साथ वाले बच्चे हैं बैठे हुए हैं स्कूल में या
कोचिंग में पास वाला कह रहा है यार मैंने तो उस किताब का क्वेश्चन करा तो देख इस किताब में कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये करते हैं, ये बढ़िया किताब है, ये क्या है तो बेकार है, ये मत कर। मिस गाइडेंस। कोई भैया है जो आईआईटी में पहुंच गए, उन्होंने कुछ गाइडेंस दे दी, मिस गाइडेंस। ये डिल्यूजनल एस्पिरेंट इस मिस गाइडेंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसलिए ये रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं बची, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं बचा, कहीं भी रैंडम मूव कर रहे हैं, कभी इसकी सुन ली तो कभी उसकी सुन ली, कभी इसकी सुन ली तो कभी उसकी सुन ली। गेटिंग माय पॉइंट? रियल एस्पिरेंट मिस गाइडेंस आ रही है, कंप्लीट इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोर करते हैं, सुनना ही नहीं है और अपने टीचर में फेथ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझे कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। ये जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और सही में हम क्यों करेंगे मिसगाइड? खुद से सोचो। मेरा कोई स्टूडेंट है, वाई, मेरा पर्पस क्या उसको मिसगाइड करने का? क्यों किसी स्टूडेंट को एक टीचर मिसगाइड करेगा? कोई पर्पस ही नहीं है ना। लेकिन दूसरों के पास वो पर्पस हो सकता है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। इन लोगों के पास वो पर्पस हो सकता है कि तुम्हें मिसगाइड करें, लेकिन इस व्यक्ति के पास कभी भी कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट को मिसगाइड करे। हैव फेथ इन योर टीचर। जो भी आपको पढ़ा रहा है, वो जो गाइडेंस दे रहा है, उसको आप फुल फेथ के साथ फॉलो करें। गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्ट इन बैकलॉग। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताया ना, ये सब सम अप करते हैं टू दिस थिंग, दैट इज बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये अल्टीमेटली आपको एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में ले जाएंगे, जिसको बैकलॉग कहते हैं। बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया बहुत सारे लेक्चर छूट गए, तो आगे की चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। भाई ये साइंस की बात हो रही है, ये मैथ्स की बात हो रही है, इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर ढंग से नहीं आया तो सेकंड चैप्टर आने लग जाएगा, नहीं। पहले चैप्टर से सेकंड चैप्टर लिंक्ड होगा, सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर लिंक्ड होगा, थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर लिंक्ड होगा। और आईआईटी का जो क्वेश्चन आएगा वो किसी एक चैप्टर से नहीं आएगा, 3-4 चैप्टर को क्लब कर दिया जाएगा और फिर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये बोर्ड की तैयारी नहीं है कि एक चैप्टर बढ़िया आता है, एक चैप्टर नहीं आता, ऐसा नहीं। तो ये बैकलॉग अगर क्रिएट हो गया ना, तो ये बहुत दिक्कतदायी हो जाता है। मैं नहीं कह रहा रियल एस्पिरेंट का कोई बैकलॉग नहीं होता, टॉपर्स के भी बैकलॉग क्रिएट होते हैं, हो जाते हैं कभी कभी। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ और हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, बैकलॉग क्रिएट हो गया। बट दे नो कि भाई ये हर्डल है हमारे रास्ते में, तो टाइम टू टाइम बेसिस पे अपना बैकलॉग जैसे भी टाइम मिलता है क्लियर करते जाते हैं। बट ये इस बैकलॉग को इकट्ठा करते जाएंगे, इकट्ठा करता जाएंगे। जब 11th पास करोगे तो कहोगे अब 12th में क्या करें, हमारा तो 11th पूरा बर्बाद हो गया है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अवॉइड कर देंगे और इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, आई कैन इंश्योर यू आप इस शब्द से कोसों दूर रहेंगे, कोसों दूर रहोगे इस शब्द से। ये शब्द आपकी डिक्शनरी में कभी नहीं आएगा, बैकलॉग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज पीपल स्किप रिवीजन। रिवीजन इज समथिंग जो आपको खुद को करना रहेगा। टीचर क्लास में आगे से आगे बढ़ता जाएगा, और जब वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, आप पीछे का भूलते चले जाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे यहां देखो, रिवीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ शेड्यूल फॉर रियल एस्पिरेंट। एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए जो रिवीजन होता है वो उसके शेड्यूल का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो आपको भी अपने शेड्यूल में रिवीजन को देना है एक स्लॉट, जहां पर आप रिवाइज करोगे, क्योंकि इट इज अ वास्ट सिलेबस, 80 चैप्टर्स, इट इज नॉट अ जोक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी रिटेंशन के लिए रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम बेसिस पे। तो आपके स्केड्यूल में, चाहे वो वीकली हो, बाई वीकली हो, जैसे भी हो, एक रिवीजन का एक स्लॉट होना चाहिए, जहां पर आप प्रॉपर्ली जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते जाओ। न्यूमेरिकल्स रिवाइज करो, थियोरी रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स रिवाइज करो, थियोरी रिवाइज करो, और वो किस तरीके से रिवीजन करना है वो सब आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपके टीचर्स गाइड करेंगे। जनरली रिवीजन न्यूमेरिकल से करा जाता है, वो सब आपको बताएंगे, बट आपको इस रिवीजन को अपने शेड्यूल में रखना है। दिस इज दी परफेक्ट थिंग। तो ये आपका रोड मैप है भाई जेई के लिए। ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके मैं जेई क्रैक करूंगा, तब जाके मैं एक आईआईटी में बैठकर इंजीनियर बन पाऊंगा। इस बात को समझिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सोचे हैं और डिफरेंशिएट करे हैं। तो किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, रियल एस्पिरेंट या डिल्यूजनल एस्पिरेंट। और इन सारे पॉइंट्स को अपने टेबल पे, जैसे कि मैंने कहा, रख लो लिख कर, और रोज सोचो कि क्या मैं इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं। नहीं कर रहा तो यहीं आना है भाई, यहां नहीं चल जाना है गलती से भी। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक और बड़ा सवाल, सर ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो बहुत आप तो डरा रहे हो सर। मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर इतना ही आसान होता आईआईटीएन बनना और जेई क्रैक करना, तो सभी बन जाते ना यार। हमको इस भीड़ को पछाड़ कर आउटशाइन करना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम जनता नहीं कर रही है। वो यही है
ये हमने कर लिया तो वी विल आउटशाइन। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये सब पाने के लिए एक चीज है, बच्चे के पास सवाल है सब मैं करूं कैसे, तो उसका एक बढ़िया चीज मुझे मिली भगवत गीता में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 34 क्या बोला गया है इसके अंदर? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, द माइंड इज वेरी रेस्टलेस, टर्बुलेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट, ओ कृष्ण। इट अपियर्स टू मी दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैन द विंड। इसका मतलब इन्होंने बोला भाई कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कि मुझे तो जो मेरा मन है बहुत ही चंचल लगता है और उसको कंट्रोल करना, वो तो इधर उधर भागता रहता है, उसको कंट्रोल करना तो मुझे हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है, इतना चंचल ये मन है हमारा। हम 2 मिनट में यूएस पहुंच, अरे 2 मिनट क्या, पलक झपको और आप यूएस में होंगे। अभी बोलो अपने मन को यूएस पहुंचाओ, अरे पलक झपको आप मार्स में होंगे, पलक झपको आप गैलेक्सी के बाहर होंगे। ये है हमारे मन की पावर, इतना ज्यादा ये विचलित, चंचल, रेस्टलेस, टर्बुलेंट, स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट है। इसका बहुत ही बढ़िया जवाब भगवान कृष्ण ने दिया वर्स 35 में। क्या कहते हैं वो? ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, व्हाट यू से इज करेक्ट। उन्होंने बोला भाई कि आप जो बोल रहे हो एकदम सत्य है, इसमें यूं नहीं है कि आप बेकार बात कर रहे हो, मन को तो यूं ही काबू में कर लेते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा सही बोल रहे हो, माइंड इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, बट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट कैन बी कंट्रोल्ड। यहां पर देखो, अभ्यासीन वैराग्येन, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, इससे मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। यही आपको करना है। अगर आप डिल्यूजनल कैटेगरी में जा रहे हो ना, तो उसका केवल और केवल एक कारण है, आपका मन, मैं आपको बता रहा हूं। और रियल एस्पिरेंट में जा रहे हो तो उसका भी केवल और केवल एक कारण बनेगा, आपका मन। इस मन को कंट्रोल में कर लिया ना, अपने आप रियल एस्पिरेंट की कैटेगरी में फॉल करोगे। और मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय अभ्यास एंड वैराग्य, बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। इन 2 साल के लिए आपको डिटैच होना ही पड़ेगा विद दिस आउटर वर्ल्ड, विद दिस आउटर वर्ल्ड डिटैच होना ही पड़ेगा। और जब डिटैचमेंट होगा तो इसका फ्रूट विल बी त्याग। वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट। वैराग्य इज दी, मतलब वैराग्य मतलब आप डिटैच हुए लोगों से। जब डिटैच होगे तभी तो उनको त्याग पाओगे, लोगों से नहीं, बाकी चीजों से भी। तो यू हैव टू डिटैच विथ थिंग्स। दोस्त खेल रहे हैं, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। दोस्त मूवी जा रहे हैं, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। तभी 12 घंटे पढ़ाई हो पाएगी ना, वरना नहीं हो पाएगी। तो डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसको कंट्रोल करने की, तो धीरे 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 वो आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। तो प्रैक्टिस का जो फ्रूट है वो होगा तपस्या, और इधर वैराग्य का जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा त्याग। त्याग और तपस्या से आप जरूर IITian बन जाएंगे। और 2 ही साल की बात है, इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको आप दे सकते हो अपने करियर के लिए और अपना करियर बना सकते हो। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में थोड़े आसान रास्ते पाओगे, वरना आगे के रास्ते कठिन हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? गुड। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर JEE 2027 एंड नो वन थिंग, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, गिव योर बेस्ट। ये आप करेंगे, आई थिंक every one of you will become IITian.